हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर प्रोविज़न एंड रिजर्व। चैप्टर 15 है डेप्रिसिएशन के बाद। देखिए, सबसे पहले प्रोविज़न क्या दिया है। प्रोविज़न इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज टू प्रोवाइड अ नोन लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ एक्यूरेसी। देखिए, प्रोविज़न क्या होता है। प्रोविज़न होता है जो अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस पे अकाउंट पे या जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उस पे जो हम अमाउंट चार्ज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पैसा हम बचा के रखते हैं किसके लिए, टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लाइबिलिटी, यानी जो लाइबिलिटीज़ हमें पता है कि फ्यूचर में अराइज होंगी लेकिन हम उसे विथ एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो प्रोविज़न किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न। ठीक है। अब इसमें दिया क्या है, इट इज़ चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टीमेट। इसको हम चार्ज करते हैं जब प्रॉफिट लॉस पे, तो अपने बेस्ट एस्टीमेट पे हम चार्ज करते हैं, क्योंकि अमाउंट तो हमें पता होता नहीं है कि कितनी लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होने वाली है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक हमारा जो बेस्ट एस्टिमेशन होता है उसके बेसिस पे जो पैसा हम बचा के रखते हैं फ्यूचर में लायबिलिटीज़ जो अराइज होने वाली हैं उनके लिए, उसे हम बोलते हैं प्रोविज़न। नेक्स्ट हमारा दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविज़न क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविज़न के लिए देखिए, एक्रूअल एजम्पशन इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन होगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन किसके लिए, प्रोविज़न के लिए। तो एक्रूअल एजम्पशन क्या होता है, तो एक्रूअल एजम्पशन का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे एक्रूअल एजम्पशन में क्या करते थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, चाहे उसके लिए कोई पैसा पे हुआ हो, रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, तो भी हम उसे रिकॉर्ड करते थे, तो उसी बेसिस पे हम प्रोविज़न भी चार्ज करते हैं। It means all liabilities and expenses, whether determined or not, should be accounted in the books of account to determine profit or loss for the accounting period। यानी कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी, कोई भी जो है एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए। लाइबिलिटीज़ अमाउंट ऑफ विच आर नॉट डिटरमाइंड, लाइबिलिटीज़ जिसका अमाउंट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सी लाइबिलिटीज़ आने वाली हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन बेस्ट एस्टीमेट एंड शुड बी नियर टू एक्चुअल लाइबिलिटी और एक्सपेंस। उसको हम अपने बेस्ट एस्टीमेट पे रिकॉर्ड करते हैं जो कि किसके नियर होना चाहिए, जो एक्चुअल लाइबिलिटी या एक्सपेंस है उसके नियर अबाउट होना चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन के लिए हमें नहीं पता कि कितना वैल्यू हमारे एसेट्स की डिक्रीज़ होगी या कौन से रीज़न से एसेट्स की वैल्यू हमारी घटेगी, तो उसके लिए हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट रखते हैं कि चलो 2000-4000 रुपये, अगर 10,000 रुपये का एसेट है तो 10% उसका जो है उस डेप्रीशिएट हो जाएगा, 10% उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कभी 10% के बजाय क्या हो कि कहीं मान लो उस मशीनरी में कोई एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो जाए, तो भी वहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि एसेट की वैल्यू बहुत कम हो जाए, लेकिन फिर भी हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट रखते हैं कि चलो सब कुछ ठीक रहा तो 10% उसकी वैल्यू एफिशिएंसी कम होने की वजह से 10% वैल्यू रिड्यूस होगी। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट क्या होता है कि कुछ डेटर हैं जो हमारा पैसा अकाउंटिंग ईयर में पे नहीं करेंगे, तो हम मान के चलते हैं कि चलो इतने परसेंट, 2%, 3% जो भी क्रेडिट सेल किया उसका 2-3% हमको नहीं मिलेगा। तो ये सब एस्टिमेटेड अमाउंट होते हैं, फिक्स अमाउंट नहीं एक्यूरेट। बस ये होता है कि हाँ, नियर टू एक्चुअल लाइबिलिटी होते हैं या जो एक्सपेंसेस हैं उसके आसपास होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया है फीचर्स ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न के फीचर्स क्या हैं। इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स। ये जो पैसा होता है इसको हम निकाल के रखते कहाँ से, जो पैसा हम कमाते हैं या जो हमारा बिजनेस में फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ, उससे निकाल के रखते हैं। इट इज़ अ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्परली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए निकाला हुआ पैसा होता है जो कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है कि भाई 1 साल के लिए बचा के रख लो, अगले साल अगर ये एक्सपेंस या लाइबिलिटी इस साल नहीं राइज होता तो अगले साल ये यूज़ कर लिया जाएगा अपने प्रॉफिट के साथ। दूसरा है द पर्पस फॉर विच अ प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड इज़ टू मीट। जिस काम के लिए हमने प्रोविज़न किया हो उसको पूरा भी करें।
तो जैसे पहला दिया है एन एंटीसिपेटेड लॉस। एंटीसिपेटेड लॉस आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि जो फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं या जो लाइबिलिटीज़ अराइज होने वाली है उनके लिए होता है। विच हैज़ अकर्ड बट द अमाउंट इज़ नॉट असर्टेन, जो कि होंगे खर्चे लेकिन हम उसका पैसा फाइंड नहीं कर सकते कि कितनी लाइबिलिटी हो सकती है। या फिर बी पॉइंट दिया है अ नोन डिप्लेशन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब कोई डिप्लेशन हो जाता है या कोई वैल्यू में कमी आ जाती है एसेट्स में, तो उसके लिए प्रोविज़न किया जाता है, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन है। अ लाइबिलिटी विच हैज़ बीन नोन टू हैव अराइजन, या जो लाइबिलिटी हमें पता है कि अराइज होगी, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो कोई प्रोविज़न हमने किसके लिए कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम के लिए। तो हो सकता है फ्यूचर में वर्किंग टाइम पे किसी एम्प्लॉई है, कोई वर्कर है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कंपनसेशन देने के लिए हमारे पास पैसा हो, ऐसी कोई प्रोविज़न हमने की हो। तीसरा है द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटीसिपेटेड लॉस और द डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और द लाइबिलिटी इज नॉट असर्टेन और असर्टेनेबल एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ दिया है इट इज़ अ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट लॉस पे क्या होता है, चार्ज होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ करंट अर्निंग considered necessary to provide for all losses that are expected to arise out of transaction entered into during the accounting period। तो प्रोविज़न क्या होता है, अमाउंट सेट असाइड होता है किससे, करंट अर्निंग जो होती है उसको कंसिडर करके। नेसेसरी किसके लिए होता है, टू प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, सारे लॉसेस के लिए जिसको जो एक्सपेक्टेड होता है कि फ्यूचर में होगा ट्रांजेक्शन के होने से, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में, उसके लिए। दूसरा क्या दिया है, provision is made to retain future operating performance undisturbed by loss अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रियर पीरियड। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगना और हमने प्रोविज़न नहीं किया, तो प्रॉफिट हमने मान लो साल भर में कमाया 50,000 रुपये। अब अगर हमने प्रोविज़न नहीं कर रखा है पहले से, तो जब भी वो एक्सपेंस होगा या डेप्रीशिएशन वगैरह लगा, कोई एसेट्स पे नुकसान हो गया या कोई डेटर है जिसने पैसा नहीं दिया, तो वो वैल्यू क्या करेगी, हमारे प्रॉफिट और लॉस को डिस्टर्ब करेगी, डिक्रीज करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस को। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि चलो ये लायबिलिटी अराइज हुई तो प्रॉफिट से घटाओ। लेकिन अगर पहले ही प्रोविज़न हमने कर रखा होगा तो प्रॉफिट लॉस को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली उसे उस प्रोविज़न से ही एडजस्ट कर लेंगे जो हमने प्रोविज़न उसके लिए कर रखा है, तो प्रॉफिट लॉस हमारा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। तीसरा दिया है प्रोविज़न इज मेड फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग विच होल्ड्स प्रोवाइड फॉर ऑल एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड इनकम। जो प्रोविज़न होता है उसको वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके किया जाता है। जिसमें क्या था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था कि जितने भी एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उन सबको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो हमारे एंटीसिपेटेड इनकम्स होंगे यानी जो फ्यूचर में कोई इनकम अराइज होने वाला होगा तो उसको हम नहीं लिख सकते, हाँ, लेकिन जितने एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे हम उनको लिखेंगे। रीज़न क्या है कि जैसे एक्सपेंस या लॉस के लिए तो चलो हमने प्रोविज़न कर लिया, पैसा बचा के अलग रख लिया, तो प्रॉफिट एक बार निकालने के बाद उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई हमारा प्रोविज़न होता है या कोई एक्सपेंस अराइज होता है, लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसको हम उस प्रोविज़न के अमाउंट से डिडक्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर नहीं भी होता है तो वो पैसा वापस आके प्रॉफिट में जुड़ेगा तो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर मान लो हम इनकम के लिए ऐसा कर लें और फ्यूचर में इनकम हो जाता है तब तो ठीक है कि प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में इनकम नहीं होता है वो, तो उतना पैसा हमें प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा, जो कि हमारे परफॉर्मेंस पे बैड रिजल्ट डालेगा। बैड रिजल्ट क्या होगा कि भाई प्रोविज़न था, यूज़ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। लेकिन इनकम के लिए अगर प्रोविज़न कर दिया तो अगर इनकम हो गया तब तो ठीक है क्योंकि प्रॉफिट में तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा, और प्रॉफिट को घटाना मतलब अपनी परफॉर्मेंस को कम करना, तो परफॉर्मेंस को हम अपने कम नहीं दिखा सकते हैं। चौथा दिया है एनी लॉस और डिप्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी लॉस होता है या कोई डिप्लेशन होता है किसी एसेट्स पे, और एनी लायबिलिटी एज मे नॉट हैव बीन प्रोवाइडेड अगेंस्ट इनकम और प्रॉफिट वुड इफेक्टिवली erode the capital of a business. Creation of provision is an attempt to maintain the capital of business intact. business के जो capital का intact है उसको maintain करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, रिजर्व। अब देखिए रिजर्व क्या होता है, मीनिंग दिया है रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट
रिजर्व पैसा प्रॉफिट से बचा के रखते हैं जो। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो कि स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो फाइनेंशियल पोजीशन को, हमारा जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो हमने बचा के रख लिया है। रिजर्व आर नॉट सेट असाइड टू मीट अ लाइबिलिटी, किसी भी लाइबिलिटी के लिए नहीं होता है। और डेप्रीशिएशन इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए भी नहीं होता है, बट इज सेट असाइड टू मीट नोन और अननोन कॉन्टीजेंसीज दैट में अराइजेज इन फ्यूचर। जो कॉन्टीजेंसीज होती हैं जिनके बारे में हमें पता है या नहीं पता है, उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर जनरल रिजर्व है, रिजर्व और एक्सपेंशन है, रिजर्व फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड है, रिजर्व फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है, एक्सेट्रा इनके लिए किया जाता है। अब देखिए रिजर्व फंड क्या है, रिजर्व फंड क्या है, बट व्हेन नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज मेड इट इज़ नॉट कॉल्ड रिजर्व फंड बट रिजर्व। देखिए अगर कोई पैसा हमें रिजर्व में रखा है, ठीक, और उस पैसे की अभी ज़रूरत नहीं और हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्ट का मान लो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया उस पैसे का, हमें पता है कि साल भर के बाद हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े तो एफडी कर दिया, तो अगर हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया तो वो रिजर्व फंड बोला जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज द रिजर्व इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया तो वो रिजर्व ही बोला जाएगा। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, रिजर्व्स आर इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। द क्रिएशन ऑफ रिजर्व enables द एंटरप्राइज टू सेल थ्रू डिफिकल्ट फाइनेंशियल पीरियड इन द फ्यूचर। यानी जो डिफ़िकल्ट पीरियड होता है उसके यूज़ के लिए होता है कि भाई अगर कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे हम लोग भी अपने नॉर्मल लाइफ में भी क्या करते हैं, कुछ पैसा बचा के रखते हैं कि अगर कभी इन फ्यूचर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ा, तो वहाँ पे हम इस पैसे को यूज़ करेंगे। उसी तरीके से जो रिज़र्व होता है वो भी बिज़नेस के लिए होता है, जो उसके जो है ख़राब समय में उसके काम में आता है। द पर्पज़ ऑफ रिजर्व कैन बी, क्या हो सकता है पर्पस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिडेम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का रीपेमेंट करने के लिए, मीटिंग अनफॉरसीन कॉन्टीजेंसीज, मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, डिविडेंड को यूनिफॉर्म करने के लिए कि भाई अगर हमको हर साल जो है हमारा डिविडेंड 1000 रुपीज़ रहता है हर महीने, तो वो 1000 बना रहे, किसी महीने अगर कम हो गया किसी मंथ में तो उससे हम कवर कर ले और वो बराबर हमारा बना रहे। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में क्या दिया है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसका जब रीपेमेंट करना होगा तो उसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। बिना उसको क्रिएट किए हम डिबेंचर का रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व हमारे टाइप्स कितने हैं, 2 हैं टाइप्स। फर्स्ट है रिवेन्यू रिजर्व, दूसरा है कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है, आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल होता है। और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है कि जिसकी हम कुछ काम करके, जैसे मान लो अगर हम एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं तो मेडिसिन को सेल करने से जो पैसा हमने कमाया है, प्रॉफिट जो हमारा हुआ है, उस प्रॉफिट से जो पैसा बचा के हम रखते हैं वो होता है हमारा रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जनरल रिजर्व, सेकेंड होता है स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है, इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होता। इट इज़ अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, से किसी भी कॉन्टीजेंसी एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल होता है। सच रिजर्व स्ट्रेंथन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल इज जनरल रिजर्व, इसका एग्जाम्पल सिर्फ जनरल रिजर्व होता है। और स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, इज दैट रिजर्व विच इज सेट असाइड फॉर
फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया गया होगा और इसका यूज़ सिर्फ उसी पर्पस में कर सकते हैं और किसी दूसरे पर्पस में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक रिजर्व है कि अगर कोई एम्प्लॉइज़ है या कोई वर्कर है, वर्किंग पीरियड में उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है या उसको कोई कंपनसेशन देना है, तो उसके लिए पैसा हमें अलग से ढूंढना ना पड़े, पैसा पहले ही बचा रखा, तो इसका यूज़ सिर्फ हम उनके कंपनसेशन के लिए ही कर सकते हैं और कहीं इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, तो उसका यूज़ डिबेंचर के रिडेम्पशन में ही किया जा सकता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो है स्पेसिफिक रिजर्व के। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट से निकाला गया पैसा होता है। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लो मेडिकल स्टोर का बिजनेस लिया तो मेडिसिन को सेल करके जो प्रॉफिट कमाया वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब मेडिकल स्टोर के बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेडिसिन ही मेडिसिन है, भाई वहाँ पे कुछ फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी अपनी उसको बेच दें और उससे कोई पैसा आए प्रॉफिट हो, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा और जब उससे पैसा बचा के रखेंगे तो उसे हम एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब देखिए ये तो हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया, इसके एग्जांपल क्या है, प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन, जो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे होता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और profit on revaluation of fixed assets and liabilities. All capital profit should therefore be regarded as capital reserve. Capital reserve may or may not involve any receipt of cash. हो सकता है कि जो capital reserve है उसमें कोई cash involve ना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेचर ऑफ रिजर्व। रिजर्व का नेचर क्या होता है, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड दस belongs to the proprietors just as capital does. It being appropriation of profit, ये क्या होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। रिजर्व रिड्यूस्ड डिविजिबल प्रॉफिट एंड कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़, ये क्या होता है, ये रिड्यूस करता है डिविजिबल प्रॉफिट को और कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़, जिसको हम आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। रिजर्व आर सोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो करते हैं। फिर आता है रिजर्व फंड। इफ़ रिजर्व आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़, अगर हमने इसको आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है तो ये रिजर्व फंड बोला जाएगा और अगर हमने इसको इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये हमारा सिर्फ रिजर्व ही होगा। अब अ बिजनेस विल इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड ओनली इफ़, कब कर सकता है, रेडी कैश इज़ नेसेसरी ऑन अ सर्टेन डेट, रेडी कैश हो, द फंड्स कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ। नेक्स्ट है सीक्रेट रिजर्व। एक रिजर्व ये भी होता है सीक्रेट रिजर्व या जिसको हम हिडन रिजर्व बोलते हैं। ये क्या होता है, ऐसा रिजर्व होता है जो कि होता तो है बिजनेस में लेकिन दिखता नहीं है। कैसे, देखिए सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस एंड और द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, जिसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, होता है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व। It can be said that there is a surplus of assets over liability and that the surplus is not disclosed or shown by the balance sheet. Such reserves are created by showing the assets at a lower amount and liabilities at a higher amount. तो इसको दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाने के लिए assets को हम कम वैल्यू पे और liability को ज़्यादा वैल्यू पे दिखा के क्रिएट कर लेते हैं इस रिजर्व को, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व क्या है, कैसे इसको क्रिएट किया जा सकता है, बाई चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रीशिएशन। मान लो डेप्रीशिएशन 10% लगाना है, हमने 25% लगा दिया। बाई अंडर वैल्यूइंग स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल, जो ट्रेड इन स्टॉक इन ट्रेड है या जो बिजनेस की गुडविल है उसको अंडर वैल्यूड कर दें, उसका वैल्यूएशन कम अमाउंट पे करें जबकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाई क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेप, जैसे बैड डेप हमको पता है कि 1000 रुपीज़ के डेटर ऐसे हैं जो पैसा नहीं पे करेंगे लेकिन हमने उसको क्या कर दिया 10,000 कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद है बाई चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो इसमें से कुछ एसेट्स की वैल्यू को प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया कि बिजनेस का एक्सपेंस है, जबकि वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब किसी फिक्स एसेट्स पे कोई पैसा खर्च करते हैं हम।
फिर नेक्स्ट है फिफ्थ है हमारा बाई शोइंग अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एज अ रियल लाइबिलिटी। कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी यानी कि कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज होने वाली है, उसको लिखने के बजाय हमने उसको रियल लाइबिलिटी करंट टाइम पे दिखा दिया कि ये लाइबिलिटी अराइज हुई है। बाई ग्रुपिंग फ्री रिजर्व एज क्रिएटर, तो ये सारे 6 पॉइंट्स होते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व के, सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के। नेक्स्ट दिया है एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व का एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल, ये क्या करता है? वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देता है ऑफ द कंसर्न एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट दिया है इट इनेबल्स द डायरेक्टर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम, जब कोई अनफेवरेबल टाइम होता है तो वहाँ पे डायरेक्टर्स इसका यूज़ कर लेते हैं। एज एंड व्हेन प्रॉफिट रिड्यूसेस, जब प्रॉफिट कम होने लगता है तो डायरेक्टर्स कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड, तो डायरेक्टर रेट ऑफ डिविडेंड को इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं इसको यूज़ करके। नेक्स्ट है हैवी लॉसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर कैन बी मीट विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट इन द पब्लिश्ड, मतलब कोई अगर हैवी लॉस होता है तो बिना उस लॉस को दिखाए डिस्क्लोज किए हम इस रिजर्व के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं और किसी को पता भी ना चले, हमारा प्रॉफिट भी बना रहे, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी होता है, द बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द अफेयर ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट कभी भी सही यहाँ पे पोजीशन नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि भाई एसेट जिस वैल्यू पे है उससे कम दिखा रखा होगा अगर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ नहीं है उसको लाइबिलिटी में दिखा रखा होगा। तो कई सारे चेंजेस हमने किया होगा, यहाँ पे एसेट्स को कम किया, लाइबिलिटी को बढ़ाया, गुडविल की वैल्यू कम कर दी, ठीक है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए। तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा इसका कि ये हमारे बैलेंस शीट के फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्ट शो नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ शेयर्स गोज डाउन इन द मार्केट, इससे क्या होगा कि भाई एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही, तो सीक्रेट रिजर्व तो बना रहे हैं लेकिन हमारे शेयर्स क्या होंगे मार्केट में, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये यहीं पे होता है फिनिश।